इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में। तो चलिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस है क्या। आई होप कि आप बेसिक फिजियोलॉजी जानते होंगे, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, ताकि आप इस चैप्टर को समझ सकें, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स मैं यूज़ करूँगा तो आपको अजीब लगेगा। तो एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है? वो बेसिकली एओर्टिक वाल्व का क्लोज़र है, उसी को एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। मतलब अगर ये मेरा एओर्टिक वाल्व है, बेसिकली वो 3 कस्प का होता है, ठीक है। और ये मेरा एओर्टा है, ये जा रहा है, ये हार्ट है, और ये एओर्टा जा रहा है और एओर्टा कर्व हो जाता है। तो अगर मैं अंदर, मतलब ऐसे होता है ना, बाहर ट्रांसपेरेंट, मान के चलिए एओर्टा अगर ट्रांसपेरेंट है और अंदर में मैं देखूँ तो ये मेरा ट्राइकस्पिड जो वाल्व है ना, अगर ये बंद हो जाता है या किसी कारण से इसका ओरिफिस बहुत छोटा हो जाता है तो वाल्व्स बहुत ही ज़्यादा फाइब्रोज्ड हो जाते हैं या कैल्सीफाइड हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये ऊपर खुलते नहीं है, और खुलते नहीं है इस कारण से क्या होता है, ये छेद छोटा हो जाता है। तो जो ब्लड है मेरा, ये रेड कलर में जो ब्लड है, ये पास डायबिटीज़ से है, हाइपरटेंशन से है। और ये दोनों चीज़ एक्चुअली क्या करवाते हैं ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस करवाते हैं। अगर आपने सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने ये टर्म तो एटलीस्ट सुना ही होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जैसे इंडोथीलियम का लाइनिंग होता है ना, उसी में एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू होता है। वैसे ही वेल्स भी काइंड ऑफ एक इंडोथीलियम जैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर ये मेरा हार्ट है और ये मेरा एओर्टिक वाल्व है जो यहाँ से घूम करके आ रहा है, ये पल्मोनरी वाल्व है, लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो वाल्व है ना, ये भी काइंड ऑफ, इसका लाइनिंग जो है इंडोथीलियम जैसा ही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। तो इसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और क्या होता है ना कि सबसे पहले तो धीरे धीरे एज ओवर द एज, जब इंसान 50 या 60 का हो जाता है, 50-60 ईयर्स का हो जाता है, तो वाल्व क्या होता है कि बार बार जैसे वो वाल्व क्या है, बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो खुलने और बंद होने के प्रोसेस में वो पहले तो उसमें डैमेज होना शुरू हो गया, क्योंकि वाल्व है भाई, वो एक दूसरे में घर्षण तो हो रहा है ना, फ्रिक्शन तो हो रहा है दोनों के बीच में। तो इस कारण से पहले तो डैमेज शुरू होना हुआ, जिसको इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं। डैमेज होगा तो हमारे टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ एलडीएल का डिपोजिशन होने लगता हमारे टिश्यू में, एलडीएल का। और फिर ऐसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वेल्व्स में कैल्सिफिकेशन होने लगता है। और जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है, एक्चुअली वेल्व्स थोड़ा मस्कुलर भी होता है, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होने लगता है, और इस कारण से टिश्यू जो है ना हार्ड हो जाता है। अब अगर बोनी टिश्यू बनने लगा, ऑस्टियोब्लास्ट बनने लगा, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है, वो तो चल गई, और उस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है ये वाल्व, और तभी हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस होता है और हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका क्या कह सकते हैं, ईटियोलॉजी कैसे लीड करता है एओर्टिक स्टेनोसिस में। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमनली तो हम यही देखते हैं। बट कंजेनिटली क्या होता है कि कुछ लोगों में बाइकस्पिड वाल्व होता है। मैं इसे समझाता हूँ। बाइकस्पिड वाल्व मतलब मैंने बताया था कि 3 वाल्व्स हैं। अगर मान के चलिए मैं, ये एओर्टा है और इसका क्रॉस सेक्शन लेकर के मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ, तो क्या होगा ना कि जैसे वो छोटे छोटे कप्स होते हैं ना, जिसमें आपको कभी आपने इंडियन वेज थाली खाई होगी, तो उसमें छोटे छोटे कटोरों में ऐसा लगता है कि कुछ सब्ज़ी जैसा दिया हुआ है। तो आप समझिए कि उन कटोरों को ही आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये कटोरा जैसा ही हल्का हल्का वाल्व लगता है। और प्लस प्लस बस क्या बात क्या है कि वो एन्युलस से अटैच्ड है, उसके वो एन्युलस से अटैच्ड है जो उसको पकड़ के रखा है, वरना वो गिर जाएगा ना, हार्ट के अंदर गिर जाएगा। और जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये ओपन होते रहता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो वेल वैसे ही होता है। तो जितना भी कस्प होगा ना, उतना ज़्यादा ये ओरिफिस अच्छा होगा, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा खुलने के लिए, क्या बोलते हैं, हमारा एओर्टिक एरिया को, लेकिन ताकि ब्लड यहाँ से यहाँ जा पाए। लेकिन अगर वेल्व बाइकस्पिड हो जाए तो आप खुद सोचिए कि ये कितना नैरो ओरिफिस है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो ये ओरिफिस बहुत ज़्यादा नैरो है, और ब्लड यहाँ से पास नहीं कर पाएगा ईजिली, और अगर पास करेगा भी तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, बहुत भयंकर फ्रिक्शन होगा। इसलिए ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये बहुत अर्ली प्रेजेंट करते हैं और एओर्टिक स्टेनोसिस के फीचर्स के साथ। तो ये आपका इटियोलॉजी था एओर्टिक स्टेनोसिस का, कि ये कैसे होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस के, तो एओर्टिक स्टेनोसिस के बहुत
सारे टाइप्स हैं, उतने ज़्यादा नहीं बट 4 टाइप हैं। मतलब सबसे पहले जो सुपर कैटेगरी है वो ये है कि मैं इसे 3 पार्ट में बांट सकता हूँ। एक है वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस VAS, एक है सुप्रा वैल्वुलर और एक है सब वैल्वुलर। तो आप बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे अगर मैं एओर्टिक वेल्व्स को ऊपर से देखूं तो या तो ये क्रॉस सेक्शन मेरा एओर्टा का है, ठीक है। अभी के लिए एओर्टा मानिए आप समझ जाइए कि बगल में हार्ट है और ये मेरे वेल्व्स हैं, ठीक है। तो मैं अगर इन्हें ऊपर से देख रहा हूँ तो या तो हो सकता है कि जो वेल्व में स्टेनोसिस हो रहा है वो तो या तो वेल्व का प्रॉब्लम है कि स्टेनोसिस हो रहा है, या तो कुछ ब्लॉकेज ऊपर की तरफ हो रही है जिसके कारण ब्लड वेल्व से भी निकल जा रहा है बट वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा। समझ रहे हैं आप कि ये रूट ऑफ एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा में नहीं जा पा रहा। और या तो एक पैथोलॉजी वेल्व के नीचे है जो वेल्व को मतलब वेल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट क्या है कि अगर यहाँ नैरोइंग हो जाएगी तब ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ये सब समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं तब जा करके, तो उसमें हम अभी वैल्वुलर पे ध्यान देंगे। अभी हम वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस की बात करेंगे कि वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस की क्या पैथोलॉजी होती है। तो उसी में मैंने आपको 2 बताया कि एक तो आपका हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है, एज के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस होते चला गया और वैसा हुआ, और एक बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व है जो हम लोग को देखने को मिलता है। सब वैल्वुलर में एक विलियम नाम का एक डिसऑर्डर होता है बट वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब, इसका कैसे इस डिसऑर्डर को अप्रोच करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है नहीं है। अभी हमने बात की कि एओर्टिक वेल्व जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि वैल्वुलर होता है, सब वैल्वुलर होता है और सुप्रा वैल्वुलर होता है। अब सब वैल्वुलर, सुप्रा वैल्वुलर और आपका वैल्वुलर में एक वैल्वुलर आया हमारा। तो वैल्वुलर में अगर हम वैल्वुलर को बांटें तो वो 4 टाइप्स के होते हैं और आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट वैसे ही वेरी करेगा। जैसे कि आपका वैल्वुलर में 4 जैसे आ गए, तो एक है माइल्ड वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस है, एक है मॉडरेट, एक है सीवियर मतलब थोड़ा और बदतर हो गया, और एक है वेरी सीवियर। तो माइल्ड और मॉडरेट जो पेशेंट्स होते हैं ना वो जनरली असिम्प्टोमेटिक होते हैं। क्यों असिम्प्टोमेटिक होते हैं मैं बताऊंगा, बट ये असिम्प्टोमेटिक होते हैं। और जो सीवियर और वेरी सीवियर होते हैं यहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ये सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स हो सकते हैं जो सीवियर में भी सिम्टम्स नहीं दिखाएं बट जनरली वो दिखाते हैं। और वेरी सीवियर में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाता है। अब सब समझिएगा कि क्यों ऐसा प्रोग्रेशन हो रहा है और धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जा रहा है। तो अगर माइल्ड और मॉडरेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे पहले बेसिकली डिजीज़ की पैथोजेनेसिस को डिस्कस करना होगा। अगर मैं रेड यूज़ करूँ हार्ट के लिए, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा एओर्टिक आर्च है और यहाँ मेरी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन मान के चलिए, ठीक है। अभी आप वेल्व्स को तो समझ चुके हैं कि मेनली वो वेल्व्स कैसे दिखते हैं नहीं दिखते हैं। तो अगर यहाँ मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टेनोसिस हो गया, क्या होगा अगर ओरिफिस बहुत छोटा है तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड, वो स्क्वीज़ कर रहा है ब्लड को। और जनरली सबसे गजब की बात क्या होती है ना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर होता है और जो एओर्टा में प्रेशर होता है, ठीक है, वो दोनों सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए क्यों सेम होता है, क्योंकि वैल्व ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करता, कोई प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं बनने देता है, वो तुरंत सा ओपन हो जाता होता है ना। जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं कोई बैरियर नहीं पुट करूँगा तो मान के चलिए ये पॉइंट से ये पॉइंट मुझे जाना है, ठीक है, और यहाँ कोई बैरियर नहीं है तो मैं आराम से यहाँ जा सकता हूँ। लेकिन मान के चलिए यहाँ पे एक दरवाज़ा है, ठीक है, तो मुझे तो ये दरवाज़ा तोड़ के यहाँ क्रॉस करना होगा ना, या कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वही बात है कि अगर वैल्व का ओरिफिस नैरो हो गया है तो इस ब्लड को इस छोटे वैल्व के ओरिफिस से स्क्वीज़ करने के लिए मुझे और पावर लगाना पड़ेगा और प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम होने लगती है। वैल्व जो है ना धीरे धीरे क्या होता है कि इस प्रेशर को डेवलप करने के लिए क्या करेगा, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी अडेप्ट करने लगती है, इसको यहाँ हाइपरट्रोफी होने लगता है, यहाँ पे हाइपरट्रोफी होने लगता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रोफी होती है उस कारण से वो धीरे धीरे ब्लड पुश होने लगता है और कॉम्पेंसेशन होने लगता है कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए। तो वो जो कॉम्पेंसेशन होता है ना, इसमें 2 टाइप के केसेस आते हैं जो मैंने आपको बताया था, वो था माइल्ड और मॉडरेट। यहाँ तक कॉम्पेंसेशन काम कर जाएगा, ठीक है, यहाँ सिम्टम्स नहीं आएंगे। और जो हाइपरट्रोफी होती है ना, ये कॉन्सेंट्रिक टाइप की हाइपरट्रोफी होती है। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब अगर मैं ये मसल का एक क्रॉस सेक्शन लूँ ना और ये आसपास ये मसल फाइबर्स हुए, ठीक है, ये ओरिफिस है, मतलब ये छेद है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का, अगर क्रॉस सेक्शन लिया मसल फाइबर्स हैं, तो जो मसल फाइबर की डिपोजिशन होने लगेगी ना, जो मसल फाइबर की डिपोजिशन होने लगेगी वो ऐसे कॉन्सेंट्रिकली होने लगी। तो इसके कारण हम देख रहे हैं कि मसल फाइबर चूँकि कॉन्सेंट्रिकली ग्रो करते जा रहे हैं
एज सर्कल्स ले होते जा रहे हैं, तो होता क्या रहा है कि ये ओरिफिस छोटा होते जा रहा है मेरा। और यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सब कुछ क्रिएट कर रहा है, यही असली गेम चेंजर यही है। तो यही चीज़ होने लगता है। तो क्या होता है कि अगर ओरिफिस छोटा हो जाता है तो इससे 3 टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे आपका पैथोजेनेसिस और सारा चीज़ है। सबसे पहले बात, कितना भी ओरिफिस छोटा हो, कितना भी कॉम्पेंसेट कर ले, ब्लड तो उतना अच्छा से तो नहीं जाएगा। और अगर अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बॉडी में अगर मेनली क्या है, हमारा ब्रेन फंक्शन करना चाहिए, ब्लड वहाँ जाना चाहिए, और यहीं से कोरोनरी आर्टरीज निकलते हैं, वहीं पे ब्लड नहीं जा रहा अच्छे से, तो होता क्या है, पेशेंट जो है ना, अगर आप मतलब जनरली हिस्ट्री लेके आएगा पेशेंट क्या कि और एक है आपका ये डिस्निया, ठीक है, यहाँ पे सिनकोपी को रखते हैं डिस्निया, और यहाँ पे एंजाइना हमें देखने को मिलता है। ये 3 चीज़ें जो है ना पेशेंट के, आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है जो देखा जाता है। तो क्या शुरू होते जा रहा है, पहले तो आप देखिए कि एंजाइना क्यों हो रहा है। एंजाइना मतलब क्या हुआ, चेस्ट में पेन होना। पेन क्यों होना, क्योंकि मायोकार्डियम को ढंग से ब्लड का सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ब्लड का सप्लाई क्यों नहीं आ रहा, पहले तो इतना हाइपरट्रोफी हो गया, इतना मोटा हार्ट, इतना सारा मसल फाइबर बन गया, तो भाई डिमांड भी तो करेगा ना, O2 मांगेगा ना कि भाई मुझे ऑक्सीजन दो, इतना सारा बनाया है। लेकिन वैसा तो ज़रूरी नहीं कि पूरा हो पाएगा, उल्टा अगर ऐसा पेशेंट और वर्कआउट करे तो और दिक्कत है। तो हो गया क्या कि चेस्ट पेन वाले सिम्टम्स शुरू होने लगते हैं, क्योंकि डिमांड करने लगता है, तो कहीं कहीं पार्ट में इस्कीमिया शुरू हो जाता है। और क्या होगा यहाँ से धीरे धीरे ये मायोकार्डियम ख़राब होने लगेगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स में इन्फेक्शन भी होने लगेगा, और इस कारण से ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जा सकता है। आप समझे। और सिनकोपी क्यों, एक तो ब्लड ढंग से पहुँच नहीं रहा है, जैसे मैंने बताया ब्रेन में, क्योंकि उस नैरोड वाल्व से तो कुछ पहुँचने वाला है नहीं अच्छे से। तो ऐसा पेशेंट एक हिस्ट्री लेके आएगा कि अचानक से काम कर रहा था बेहोश हो गया, या कोई बूढ़ा पेशेंट था 50-60 ईयर्स का, थोड़ा सा वो कहीं पुल पे चढ़ रहा था या कुछ ज़्यादा उसको एक्सर्शन करना पड़ गया और वो फेंट कर गया, बेहोश हो गया। और डिस्निया क्या है, तो सबसे पहले बात तो मान के चलिए कैविटी का जो साइज़ है ये छोटा होते जा रहा है और मसल आसपास मोटा होते जा रहा है। तो उस कारण से क्या होगा कि ये छोटे कैविटी में अगर थोड़ा सा भी ब्लड भर जाएगा, तो उससे क्या होगा, अगर मैं छोटे से स्पेस में थोड़ा भी ब्लड भर दूँ तो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा एग्जर्ट होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेस छोटा है, और छोटे स्पेस में थोड़ा ही सा चीज़ डालूंगा या थोड़ा ही सा ब्लड डालूंगा तो उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा। मतलब डायस्टोल के टाइम पे फीलिंग होती है तो एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो मेरा प्रेशर बढ़ेगा ये क्या करेगा, सबसे पहले बात तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है डायस्टोल में, तो क्या होता है कि हमारा जो एट्रिया है वो इस डायस्टोलिक प्रेशर के अगेंस्ट पंप करता है ब्लड। लेकिन अगर ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा तो पहले तो मेरा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसको इसके अगेंस्ट पंप करना है। लेकिन यहीं पे दिक्कत है, अगर मेरा लेफ्ट एट्रिया का, अगर ये मेरा चेम्बर है मान के चलिए, और ये मेरा लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है तो जो ब्लड यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, प्रेशर के कारण ब्लड इधर पीछे फेंकाने लगेगा। कहाँ पे फेंकाएगा, लेफ्ट एट्रियम से क्या कनेक्ट करता था, पल्मनरी वेन्स। तो पल्मनरी वेन से जाकर वो क्या करेगा कि हमारे लंग्स में जाके बिल्डअप करने लगेगा, और अगर ब्लड बिल्डअप करेगा तो क्या होगा, एडिमा होने लगेगा। तो पल्मनरी एडिमा होगा और पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, जिसे हम डिस्निया कहते हैं। तो ये थे 3 सिम्टम्स और जो पैथोजेनिस के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये हार्ट फेलियर में जाने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे कितना भी कंपेंसेट करे उस कंपेंसेटेड हार्ट को काम तो करना पड़ रहा है ना, करते करते वो एक्स्ट्रा वर्क, ऊपर से O2 का सप्लाई नहीं होना, ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि हार्ट मायोकार्डियम जो है सैल्वेज नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो जाता ही है। क्लिनिकल फीचर्स की तो बात कर ही ली, हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बारे में कि क्या हमें देखने को मिलेगा, पेशेंट को डायग्नोज कैसे करेंगे क्लिनिकली, क्योंकि डॉक्टर का सबसे मेन काम यही होता है। तो पहले तो हम उसका हाथ पकड़ेंगे और पल्स चेक करेंगे। तो जब हम पल्स चेक करेंगे ना तो क्या होगा कि चूँकि ब्लड तो ढंग से पहुँच नहीं पा रहा ना, पल्स एक्चुअली क्या होता है ना कि उसके नॉर्मली एक पीक होता है और फिर वो फॉल करता है। यहाँ पे हमें डाइक्रोटिक नॉच थोड़ा सा देखने को मिलता है, बट वो फिर फॉल करता है, तो एक पीक होता है अच्छा खासा। लेकिन ऐसे पेशेंट में क्या है कि ब्लड तो ढंग से जा ही नहीं पा रहा है, उस नैरोड वेल्व के थ्रू ही ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगा। पल्स क्या होगा, पल्स क्या है कि वो ब्लड का जो प्रेशर है जो मेरी रेडियल आर्टरी पे आ रहा है या जहाँ पे मैं पल्स फील कर रहा हूँ, तो जितना स्ट्राइक कर रहा है
जैसे जितना फोर्स से जा पा रहा है, लेकिन ये कि ब्लड की वॉल्यूम ही उतना नहीं पहुंच पा रही है, तो कहाँ से वो फोर्स जनरेट कर पाएगा। तो वही पल्स का यही प्रॉब्लम है कि पल्स बहुत ही मतलब पहुंच तो पाता है, अपना मैक्सिमम वैल्यू लेता है, बट बहुत देर से लेता है। और अगर बहुत सीवियर हो जाए ना, तो बहुत फिर एकदम छोटा सा पल्स रहेगा, वो ज़्यादा वो प्रेशर, वो पल्स प्रेशर एग्जर्ट भी नहीं कर पाएगा, तो कुछ ऐसा वेव्स होता है। तो इसको हम पल्सस टार्डस भी बोलते हैं, पल्सस टार्डस। और अगर फिर बात करें बीपी की, तो ऐसे पेशेंट्स में बीपी मोस्टली नॉर्मल ही होता है, कम नहीं होता है, रेयरली कम होगा बट नॉर्मल होता है। और अगर जेवीपी की बात करें तो जेवीपी भी नॉर्मल होता है। जेवीपी क्या हुआ हमारा, जुगुलर वेनस प्रेशर। ये जो जुगुलर वेन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसे ही जुगुलर वेनस प्रेशर बोलते हैं। और ये क्या है, जुगुलर वेनस प्रेशर जो है ना, आप बस मेन चीज़ याद रखिए कि हमारे राइट हार्ट के एट्रियम में कोई पैथोलॉजी होगी या राइट हार्ट से रिलेटेड, तब कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो राइट हार्ट का कुछ हो नहीं रहा है, तो ये है कि जेवीपी हम लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है। हमने बात कर दिया जेवीपी के बारे में। अब हम क्या चेक करेंगे, तो हम हार्ट साउंड चेक करेंगे, हार्ट साउंड्स की, क्योंकि ये भी सबसे मेन चीज़ है। तो अगर हम S1 हार्ट साउंड का बात करें, जब वैल्व्स S1 हार्ट साउंड तब हुआ ना, जब जैसे अगर ये मेरा हार्ट है, उजला हार्ट, तो यहाँ पे अगर मेरे वैल्व्स हैं, एक वाल्व होता है ये मिट्रल वाल्व, एक हुआ एओर्टिक वाल्व, और इधर भी वैसे ही होता है, और एक पल्मोनरी होता है। तो इस वाल्व के क्लोजर का जो साउंड हुआ उसे ही S1 बोलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि S1 से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। वैसे होता क्या है कि एक चीज़ हमें देखने को मिलता है S1 से एसोसिएटेड, जब हम S1 सुनने जाते हैं तो हमें क्लिक सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि बेसिकली S1 के टाइम पे जब वैल्व्स क्लोज करेंगे, ये वाले वैल्व जब क्लोज करेंगे, तभी हार्ट पंप कर दिया होगा ब्लड को, और जो ब्लड करके कुछ पार्ट तो यहाँ पे चला ही गया होगा ना, कुछ ब्लड तो यहाँ से चला गया होगा। तो ये स्टेनोज्ड वैल्व से जब थोड़ा सा ब्लड जो जाता है ना, तो क्लिकिंग का साउंड आता है, क्योंकि ये वैल्व तो पूरा सा बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, वैल्व आराम से तो नहीं खुल रहा। आराम से खुलता तब तो कोई आवाज़ ही नहीं आता, लेकिन चूँकि थोड़ा सा खुल रहा है, एकदम हल्का सा खुल रहा है, तो क्लिक 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 जैसा कुछ आवाज़ आता है, तो हम लोग को एक इजेक्शन क्लिक देखने को मिलता है। लेकिन अगर S2 साउंड की बात करें, तो अगर प्रॉपर एओर्टिक स्टेनोसिस बोले, जहाँ कोई डिजनरेशन नहीं हुआ है, माइंड माई बर्ड्स, अगर सिर्फ कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस हुआ है, तब हम लोग को लाउड साउंड देखने को मिलता है। अब लाउड साउंड क्यों देखने को मिलता है, एक तो वैल्व आराम से खुल नहीं रहा है, ठीक है, और यही वैल्व अगर बहुत मोटा वैल्व जो है ना, जैसे कैसे बोले, जैसे एक तो ये वैल्व ढंग से ओपन नहीं हो रहा है, मोटा है, पर ऐसा वैल्व जब बंद होता है तो बहुत मतलब होता है ना, जैसे आप कोई बड़े दरवाज़ा के बारे में सोचिए कि वो बड़े दरवाज़ा को, कोई बड़ा दरवाज़ा को अगर हम किसी प्रेशर के अगेंस्ट थोड़ा सा ही बंद करते हैं, अगर वो दरवाज़ा मोटा है, थोड़ा भी मोटा है, ठीक है, तो क्या है कि बहुत घड़ 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 आवाज़ करता है। भले थोड़ा ही सा बंद करें, मान के चले बाहर हवा चल रहा है, ठीक है, और बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा है, थोड़ा ही सा मुझे बंद करना है, लेकिन एकदम थोड़ा ही सा बंद करूँगा ना, तो मुझे बहुत कस की आवाज़ सुनाई देगा। तो वैल्व के साथ भी वही है कि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आता है, अगर प्रॉपर एओर्टिक स्टेनोसिस का बात करें तो। और S2 साउंड ऐसा है। और कुछ केसेस में क्या होता है ना कि S2 साउंड लेट भी होने लगता है। अगर S2 साउंड अगर बहुत सीवियर हो गया एओर्टिक स्टेनोसिस, तो क्या होगा कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा पंप करने के लिए। इस प्रेशर को जनरेट करने में उसे टाइम लगेगा, तो टाइम लगने के कारण क्या होता है कि जो हमारा S2 साउंड है वो लेट हो जाता है, तो हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलने लगती है। क्या होता है कि हमने S1 सुना और S2 सुना, तो जनरली थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गैप मिलने लगेगा जैसे कि अरे यार S1 अभी सुन रहा हूँ, मतलब लब फिर डब, लब डब, ऐसे लब डब हो रहा था, लेकिन लब फिर डब, मतलब थोड़ा देर बाद आ रहा है, ऐसा कुछ होता है। और फिर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो कि हमें मरमर्स देखने को मिलते हैं। अब पहली बात आप समझिए कि मरमर्स क्या होता है। बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं मरमर है, बट जब भी ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट होने लगता है ना हार्ट में, तब हमें एबनॉर्मल साउंड सुनाई देते हैं, जिसको हम लोग मरमर बोलते हैं, और यही मरमर है। और ये मरमर हमें इसमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर एक नैरोड वैल्व से फ्लो कर रहा है ब्लड। मान के चलिए मेरा पाइप है, ठीक है, तो ऐसे पाइप से पानी बहता है ना, अगर नॉर्मल अच्छा खासा पाइप है, उसके कहीं ब्लॉकेजेस नहीं है, तो पानी एकदम बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर पाइप को मैं थोड़ा सा ही बंद कर दूँ तो वाटर में टर्बुलेंस होने लगेगा। होता है ना कि छोटे से ही एरिया में अगर वाटर को पास करना है तो टर्बुलेंस होने लगेगा और मुझे साउंड्स आने लगेंगे अजीब से। तो मरमर भी वही, इस केस में वही मरमर है। तो यहाँ क्या होता है ना कि S1 साउंड जैसे आया, लब, ये मिट्रल वाल्व को क्लोज किया, फिर यहाँ ब्लड जा रहा है, जब यहाँ पे पहुँचा ना, क्रॉस कर रहा, अभी S2 साउंड नहीं आया,
तब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ब्लड यहाँ पे है, अभी जैसे ये वेल तक नहीं पहुँचा है, तो वेल तक नहीं पहुँचा तो अभी साउंड तो थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, अभी इंटेंसिटी उसका उतना हाई नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ब्लड अब इस नैरोड वेल से पास करने लगता है, तो टर्बुलेंस अचानक से इंक्रीज़ हो गया, इंटेंसिटी और बढ़ गया, तब उसके बाद और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फिर ब्लड यहाँ पहुँच गया, अब जो है अभी वेल्व अभी भी क्लोज़ नहीं हुआ है, अब इमेजिन करिए मेरे साथ, तब उसके बाद फिर साउंड थोड़ा सॉफ्ट हो गया और फिर वेल्व क्लोज़ कर गया, तो S2। तो यही है कि हम लोग को एक होलोसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है। होलोसिस्टोलिक मतलब थ्रू आउट द सिस्टोल हम लोग को एक मर्मर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये, और काफ़ी हार्श फ्रीक्वेंसी का मर्मर होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, इस मर्मर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लो पिच कंपोनेंट होता है और एक हाई फ्रीक्वेंसी का रहता है, हाई पी। तो लो पिच और हाई पिच के दो फ्रीक्वेंसी होते हैं। लो पिच वाले को आप कैरोटिड पे सुन सकते हैं अपने स्टेथोस्कोप से, और जो हाई पिच वाला है ना, वो आपको एपेक्स पे सुनना होगा। ये आप राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर होता है ना, उस पर सुन सकते हैं, और ये एपेक्स पे आपका 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, तो मेरा एपेक्स जो है ना, ये स्टर्नम से 5 सेंटीमीटर आपका होता है ना निपल के जस्ट थोड़ा नीचे। एक्चुअली मार्किंग से ही जाना चाहिए, बट ठीक है, हम लोग निपल के ही नीचे मान लेते हैं। तो वहीं पे हम लोग देखते हैं, और वहाँ पे हम लोग एक हाई पिच का मरमर सुनाई देता है, काफ़ी म्यूजिकल सा मरमर होता है। मतलब ऐसे बताऊँ तो लग तो मतलब कैसे, जैसे धीरे से पहले थोड़ा धीरे, फिर धीरे होते जा रहा है, तो वैसा टाइप का मरमर होता है। तो यही है। आई होप ये इलस्ट्रेशन थोड़ा हेल्प किया हो। यहाँ मैंने ऐड नहीं किया साउंड, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये फीचर्स और मरमर्स कैसे हम लोग क्या देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले मैनेज करने के पहले तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म करेंगे कि भाई इसको क्या है नहीं है। तो पहले तो ECG करते हैं हम लोग। तो ECG में हमें क्या देखने को मिलता है ना, कि जो नॉर्मल P वेव है, और ये आपका Q हुआ, QR, ये Q है, ये R है, ये S है, और ये T वेव्स है, ठीक है। तो T वेव्स जनरली इन्वर्टेड होता है। तो मैं इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी ना, यहाँ एओर्टिक स्टेनोसिस में होती है, मैंने बताया था, तो यहाँ T वेव जनरली इन्वर्टेड होता है। किसी भी कंडीशन में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी हो रहा है तो T वेव इन्वर्टेड होता है। ये मतलब आप देखिएगा किसी न किसी फॉर्म में हमेशा होता है, ठीक है। और एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को मतलब ये क्या बोलते हैं, कन्फर्म कर देता है। वो क्या है कि ऐसे पेशेंट में जब हम V1 वेव्स को देखते हैं, तो V1, V2, V3 एक्चुअली ECG में बहुत सारे वेव्स होते हैं, ठीक है। तो एक R वेव होता है और एक S वेव होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि R वेव छोटा होता है, ये R वाला वेव और S वाला वेव छोटा होता है। एक्चुअली अगर मैं यहाँ सेक्शन बनाऊँ हार्ट का, ये मेरा लेफ़्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो मेरे लीड्स ऐसे लगे रहते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, और मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप जितना V5 की तरफ आ रहे हैं, उतना आप लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आ रहे हैं। बस आप इतना भी बेसिकली समझिए। तो क्या होता है कि अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल मेरा हाइपरट्रोफी किया हुआ है, तो एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो मेरा S वेव है, अभी के लिए S वेव क्या है कि S वेव को मान के चलिए कि S वेव जो है ना, वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, और R वेव जो है उधर लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। तो अभी V1 में मान के चलिए ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की एक्टिविटी है वो S वेव रिप्रेजेंट करता है, और जब V4, V5 पे आ जाते हैं ना, तो वहाँ R वेव रिप्रेजेंट करने लगता है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, वरना मुझे ECG का बेसिक समझाना पड़ेगा, जिसका अलग एक वीडियो बन जाएगा। तो क्या होता है कि V1 और V2 में हम S वेव को देखते हैं। तो S वेव की जो बॉक्सेस स्क्वायर है ना, उसको हम गिनते हैं V1 या फिर V2 की, ठीक है, V1 या V2। और फिर V5 और V6 जो होता है, जो इधर मेरा चला गया, उसके स्क्वायर्स को हम गिनते हैं। तो अगर वो 35 मिलीमीटर से ज़्यादा है, ECG में हर एक स्क्वायर की 1 मिलीमीटर में रीडिंग होती है, तो अगर वो 35 मिलीमीटर से ज़्यादा आए, इसका मतलब कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी किया हुआ। तो ये है, अब इतना कोई दिमाग नहीं लगाता इसमें। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम इकोकार्डियोग्राफी कर देते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। और इकोकार्डियोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि हमारी सेवेरिटी भी कितनी है इस एओर्टिक स्टेनोसिस की, और मतलब कि पेशेंट जो है मतलब कितना सेवेरिटी, तभी तो पता चलेगा ना कि कैसे उसको मैनेज करना नहीं करना। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस भी क्राइटेरिया बोलते हैं, सोकोलोव-लायन क्राइटेरिया। देखिए, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ECG के साथ जब मैं ECG का वीडियो बनाऊंगा तो आप समझ भी जाइएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, मेन एकोकार्डियोग्राफी और ये क्राइटेरिया को याद रखिए। V1, V2 में मैंने आपको बताया
कि वहाँ आर वेव, जो एस वेव है वो एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि वो उसके डायरेक्शन में नहीं है तो वो नीचे नेगेटिव में होता है, तो इसलिए हम V1 या फिर V2 का एस वेव लेते हैं, और V5 और V6 का फिर हम लोग रीडिंग लेते हैं आर में, क्योंकि फिर V5 V6 जो है ना हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के डायरेक्शन में आने लगती है, तो वहाँ हम लेफ्ट वेंट्रिकल का रीडिंग्स लेने लगते हैं, तो वहाँ दोनों को ऐड करके हम मोर देन 35 मिलीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका था। अब हम ट्रीट कैसे करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम ये ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम लोग को जो सबसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो हम लोग का होता है वो ये होता है कि हमें एओर्टिक वेल्व को रिप्लेस करना पड़ेगा, एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट। लेकिन वो भी किस में, अगर पेशेंट हमारा सीवियर है, ठीक है, और सिम्टोमेटिक है, और एक और केस है सीवियर है बट कुछ लोग होते हैं जो असिम्टोमेटिक भी होते हैं, असिम्टोमेटिक। तो अगर वो सीवियर और असिम्टोमेटिक है तो हमें इसमें एक रूल लेके चलना होगा। अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन, आई होप आपको इजेक्शन फ्रैक्शन पता होगा, अगर वो लेस देन 50% है, और इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50% है, या फिर हमारा जो एओर्टा के अक्रॉस जो ग्रेडियंट बन गया है, जो हाइपरट्रोफी होने के कारण क्या है कि प्रेशर्स तो इंक्रीज़ हो गए ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोलिक वाले, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, तो वो जो ग्रेडियंट है उसके और एओर्टा के बीच में अगर वो मोर देन 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है, तब हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये सारे केसेस है जिसमें हम लोग को एओर्टिक वेल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। अभी एक बहुत ही अच्छा मॉडलिटी आया है ट्रीटमेंट का, जिसे हम कहते हैं टैवी। तो ये है ट्रांस एओर्टिक वेल्वुलर इम्प्लांटेशन, या कभी टैवार भी बोलते हैं। अगर आई के जगह रिप्लेसमेंट हमने बोल दिया, इम्प्लांटेशन के जगह ट्रांस एओर्टिक वेल्वुलर रिप्लेसमेंट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना कि वेल्व्स में जनरली पहले क्या करते हैं कि एक बलून टाइप का कैथेटर होता है, कैथेटर के थ्रू हम लोग बलून इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पहले उस स्टेनोस वेल्व को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, क्योंकि बलून एक्सपेंडेबल होता है इसीलिए। और फिर उसके बाद इसी बलून का इस्तेमाल करके हम एक क्या बोलते हैं सिंथेटिक वेल्व ऐड कर देते हैं, जिसके 3 ऐसे ही कस्प होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और वो ऐड करके हम लोग क्या करते हैं बलून के थ्रू इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। और ये वेल्व फिर, चूँकि ये सही वेल्व है, सिंथेटिक स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, और जो पुराना वेल्व है वो तो हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि ब्लड फ्लो को फिर से अलाउ करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारा ट्रीटमेंट में। और इसमें और भी क्राइटेरियाज थी, जैसे कि अगर सीवियर असिम्टोमेटिक है और रैपिडली अगर हम ईयरली इको कर रहे हैं, ईयरली हम उसका इकोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बेकार होते जा रहा है, मतलब जो रेट है उसका बहुत ही बेकार होते जा रहा है, धीरे धीरे ख़राब ही होते जा रहा है उसका वेल्व, तब हम लोग को यहाँ करना पड़ता है। और इन केसेस में करना होता है। और एक स्ट्रेस डो ब्यूटामिन टेस्ट होता है, जो कि आपके लेवल पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि टेस्ट क्या होता है, बट आपको जान लेना चाहिए कि ये भी हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और इससे भी हमें पता चलता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, और मैंने एओर्टिक स्टेनोसिस से रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। हाँ, और ये अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं पूरा सम अप करने वाला हूँ पूरा एओर्टिक स्टेनोसिस को। तो अगर किसी को स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम एओर्टिक स्टेनोसिस को लेते हैं। यहाँ मेरा वेल्व है, यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो मेरा होता है एंजाइना, ठीक है, सिनकोपी और डिस्निया। 5-3-2 का रूल होता है। तो 5-3-2 का रूल ये है कि मुझे अगर एंजाइना अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो मुझे 5 ईयर में वेल्व को रिप्लेस करना होगा। 3 ईयर्स में प्रेजेंट कर रहा है तो 3 ईयर में रिप्लेस करना पड़ेगा स्टेनोस वेल्व को, और ये 2 ईयर में। तो यही है कि ये ASD का रूल होता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल चूँकि ये कर रहा है, हाइपरट्रोफी कर रहा है, और तो वही है कि उसके कारण ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसको रिमेंबर करने का नहीं बहुत अच्छा ट्रिक है, पता है क्या, कि मतलब हार्ट को मान के चले कि उसकी भी कोई थी, मतलब कोई हार्ट में भी फीमेल होता होगा, तो वही है कि तो उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा बॉडी बनाई, ठीक है, मतलब पूरा एकदम रिप्ड हो गया, वो पूरा रिप हो गया, जैक हो गया, जो भी टर्म होता है, तो वो रिप हो गया, ठीक है। अब जो कि इतना बॉडी बनाया है उसके लिए, मतलब यहाँ पे आप उसको वो समझ सकते हैं कि एओर्टा के लिए जो कॉम्पेंसेशन कर रहा था, लेकिन चूँकि वो जब छोड़ के चल गया, जो जनरली होता ही है, तो यहाँ पे वो बेहोश हो गया, ठीक है। एक उसको दिल में दर्द हो गया, दिल को ही दर्द हो रहा है, समझ जाइए, तो एंजाइना हो गया। फिर वो चक्कर खा के गिर गया, उसको
उसको तारे दिख रहे हैं दिन में, और फिर उसकी सांस भी फूलना शुरू हो गया कि अरे मतलब क्या होगा मेरे साथ, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये कि फ़नी सा ट्रिक था, बेकार सिली सा भी था, लेकिन अगर आपको याद करने में हेल्प हो तो आप देखिए कैसे मतलब हेल्प करता है। और फिर एक सोकोलोव क्राइटेरिया होता है जिसमें सिंपली मुझे V1 V2 प्लस V5 V6 की जो ECG वेव्स होते हैं, अगर वो मोर देन 35 मिलीमीटर आ गई तब इसे बस कंफर्म होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी हुआ है। और फिर टी वेव का इन्वर्जन हम लोग देखते हैं कि है कि नहीं है। फिर एकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इससे हमें श्योर शॉट पता चल जाता है। एकोकार्डियोग्राफी करते हैं और फिर उसके बाद हम एकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डेफिनेटिवली है क्या। ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद हम मर्मर चेक करते हैं, तो हमें इस मर्मर को स्पेशली क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर बोलते हैं। ये एकदम स्पेसिफिक नाम है। यहाँ ऐसे आपकी इमेज आ जाएगी कि कोई ऐसा मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सा ये बड़ा होते जा रहा है, फिर यहाँ से छोटा होते जा रहा है। तो ये S1 साउंड है, S2 साउंड है। तो ये फोनोकार्डियोग्राम में हमको देखने को मिलेगा। और S1 में हमें इजेक्शन क्लिक देखने को मिलता है, ठीक है। S2 साउंड हमारा लाउड होता है, S2 साउंड लाउड होता है। S3 साउंड हमें मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हुई है, ठीक है। और चूँकि मिलता है। और S4 साउंड क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो एट्रिया है वो हाई प्रेशर वेंट्रिकल में पंप कर रहा है। मतलब एक तो वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी किया हुआ है, ऊपर से उसकी कंप्लायंस, जो फैलने की कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है। तो उसी नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल में जब वो पंप करता है मिट्रल वाल्व के थ्रू, ये मेरा एट्रिया, तो उसके कारण S4 साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, एक लो पिच और एक हाई पिच, ठीक है। और हाई, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक लो पिच होता है और एक हाई पिच होता है। तो जो हाई पिच जो मर्मर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, हाई पिच जो मर्मर होता है वो एपेक्स की तरफ जाता है और हम उसे कहते हैं गैल्वेर्डिन्स फेनोमेना। गैल्वेर्डिन फेनोमेना, ठीक है। तो ये मैंने सारा सम अप कर दिया है लास्ट 5 मिनट्स में, ताकि जो जिन्हें जल्दी रिवीजन करना है वो कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।